फौजदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सभी छात्रों को नमस्कार। और आज अपन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लिंग विद्यालय समाज में अपने एक टॉपिक चल रहा है लिंग की मूल अवधारणाएं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था पितृसत्ता का आदर्श स्वरूप। तो उसमें 5 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए थे। छठा पॉइंट आता है इसमें परिवार में समानता का व्यवहार। हम लोग एक बालक और बालिकाओं को परिवार में समानता का व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि एक बच्चे के प्रति अच्छा कर रहे हैं और बालिका के प्रति ऐसा नहीं। ऐसे स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से व्यवहार मिलना चाहिए, नहीं कि केवल एक को। तो जो फैमिली में जैसा समानता का व्यवहार होगा, बच्चे वैसे अपने लाइफ में भी आगे उस समानता के व्यवहार को आगे कार्य में लाएंगे। अगला पॉइंट आता है परिवार में सुविधाओं की आवश्यक व्यवस्था। अपन देखते हैं एक बालक और एक बालिका दोनों को समान सुविधाओं के लिए आवश्यक जो सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था चाहिए, तो हमें नीचे ऐसा नहीं है कि एक फैमिली में पितृसत्तात्मक जो पुरुष है वो अपने बालक को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जबकि एक बालिका को ऐसा नहीं हो कि वो एक बालिका को कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराए। उसके बाद अगला पॉइंट आता है नारी की व्यावसायिक योग्यता का सम्मान। आप देखते हो कि वर्तमान समय में जैसे नारी की जो योग्यता है उसके अनुसार जो सम्मान मिल रहा है वो एंशिएंट काल में या प्राचीन काल में नहीं मिलता था, लेकिन उनकी इच्छाओं का या योग्यताओं का मन होता था, लेकिन वर्तमान स्वरूप में ऐसा नहीं है। इसका जैसे कि उदाहरण है अरे कपड़ों की सिलाई करनी जानती है तो कपड़ों की सिलाई सकती है, वो उसकी एक व्यावसायिक योग्यता है। वो सिलाई करके और पैसा कमा सकती है, तो वो उसकी स्वयं की एक अपनी योग्यता है। व्यावसायिक कार्य वो बाहर का कार्य कर सकती है, अपना जो भी व्यवसाय है उसके प्रति वो उचित व्यवस्था है। अगला पॉइंट आता है कार्य अर्जन का उचित आधार। आप देखते हो एक स्त्री और पुरुष को दोनों को समान रूप से कार्यों का अर्जन का उचित आधार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पितृसत्तात्मक में आदमी कोई कार्य नहीं करे, बल्कि लेडी या महिला जो ये कार्य करे। आप देखो काफ़ी जगह ऐसे कार्य देखने को जाते हैं जहाँ अधिकतर खेती का कार्य होता है, जैसे जिसको आदमी और जेंट्स दोनों करते हैं, लेकिन फिर भी कई जगह हमें देखने को मिलता है लेडीज अधिक कार्य करती हैं, कुछ कार्य जेंट्स भी अधिक करते हैं। तो ऐसा ना हो कि दोनों का समान रूप से और कार्यों का विभाजन उचित आधार से हो। जिस कार्य को स्त्री कर सकते हो उसे स्त्री को करने दिया जाए, और जिस कार्य को पुरुष कर सकता है उसे पुरुष को भी उचित आधार पर विभाजन किया जाए। अगला है पॉइंट आता है अपना उचित निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था। आप देखते हो कि बालक बालिका जब जैसे कि अध्ययन करते हैं तो 10th क्लास पास करने के बाद वो अगली तब क्लासों में जाते हैं, तो उनको उचित आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है, जो कि ऐसा नहीं हो कि उनको दोनों को जो उचित आवश्यकता या परामर्श की व्यवस्था, जैसा कि वो बच्चे देखेंगे हमें पितृसत्ता का जो आदर्श आइडियल स्वरूप है उसमें दोनों को समान रूप से निर्देशन एवं परामर्श मिलने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पितृसत्ता में केवल बालक को उचित निर्देशन एवं परामर्श मिले, ऐसा नहीं हो। उसके बाद अगला पॉइंट है अधिकारों का विकेंद्रीकरण। लास्ट अपने पास जो भी अधिकार है पितृसत्ता में वो एक स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पितृसत्ता में सारे अधिकार
एक आदमी के हाथ में होते हैं, जबकि एक लेडीज के हाथ में कुछ भी अधिकार नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि जबकि पितृसत्ता का जो आदर्श स्वरूप रहेगा उसमें दोनों के अधिकारों का भी विकेंद्रीकरण रहेगा। समान रूप से थोड़ा बहुत कमते बढ़ते हो सकता है, लेकिन कुछ अधिकार एक जेंट्स के पास भी होंगे, कुछ अधिकार एक लेडीज के पास भी होंगे। तो इसके साथ ही अपनी जो लिंग की मूल अवधारणा है उनके दो वो खत्म होते हैं। थर्ड पार्ट आता है, थर्ड पॉइंट है जिसको अभी अपन आगे अध्ययन करेंगे। पुरुषत्व। तो आप देखते हो पुरुषत्व एक आदमी की मान मर्यादा, उसकी वीरता का प्रतीक होता है। ऐसा नहीं हो कि आप देखते हो उससे तो एक आदमी या जेंट्स की वीरता उसकी कार्य क्षमता के अनुसार उसके जो भी कार्य दिए जाते हैं वो उसकी वीरता के पीछे दिए जाते हैं वक्त। इसी कारण पुरुषत्व कहलाता है। ऐसे नहीं है कि जब आदमी युद्ध के मैदान में जाता है तो उसकी कितनी वीरता और कितना युद्ध का वो कार्य करने को देखने को मिलती है, और जबकि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरा दुश्मन उसकी पीठ पे वार करता है। ऐसा नहीं हो कि जबकि पुरुषत्व होता है जो अपनी मान मर्यादा के सम्मुख होता है, तो वो आमने सामने वार करते हैं। और स्त्री पुरुष की समानता की स्थिति भी देखी जाती है। युद्ध होते हैं तो स्त्री पुरुष दोनों भी युद्ध में भाग ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपन जब आदमी है तो दूसरे बराबर सामने आदमी से लड़े नहीं, कि एक लेडीज से लड़ते हैं तो वो अपने कायरता होती है। लेकिन कुछ लेडीज भी ऐसी अपनी वीरता दिखाती हैं जो अच्छे आदमी या को भी ध्वस्त कर देती है। जैसे कि अपने भारतीय इतिहास में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध खूब अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। तो इसकी जो पुरुषत्व की जो परिभाषा है जो सबसे पहले लिखिए प्रोफेसर SK दुबे के अनुसार तो इसमें देखते हैं पुरुषत्व का आशय पुरुषोचित शारीरिक बनावट कार्य वार एवं गुण और
विशेषताओं की ओर संकेत करने वाले तथ्यों संकेत करने वाले तथ्यों से होता है, जिसके आधार पे पुरुष की स्त्री से भिन्नता की जाती है, तथा उसके विशेष दायित्व का वैन की था तो आप देख रहे हो जो पुस्तकों की जो परिभाषा दी है, जो प्रोफेसर एस.के. दुबे ने अनुसार इसमें बताया, पुरुषत्व का आज से पुरुषत्विक शारीरिक बनावट, कार्य, व्यवहार एवं गुण और विशेषताओं की ओर संकेत करने वाले तत्वों से होता है, जिसके आधार पर एक स्त्री और एक पुरुष की भिन्नता की जा सकती है और उसकी विशेष दायित्व होते हैं, उनका निर्वहन की व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं हो कि आप देख रहे हो इसमें जो आदमी है या पुरुष है, उसकी जो सारे बनावट, उसके कार्य, इन सब की विशेषता हो, उसके गुण कैसे होने चाहिए, उसकी विशेषता कैसे होनी चाहिए, इन सब की ओर संकेत करने वाले तत्व तो उसके आधार पर ही एक स्त्री और एक पुरुष की भिन्नता का पता लगाया जा सकता है। तो इसके बाद सेकंड डेफिनेशन दी है, वो श्रीमती R.के. शर्मा ने दी है, उसका भी हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे।
अब हम लोग सेकंड परिभाषा पढ़ रहे हैं जो श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार होगी। पुरुषोत्तव का आशय स्त्री एवं पुरुष के मध्य पाए जाने वाले शारीरिक बनावट, कार्य, गुण एवं विशेषताओं के आधार पर होता है। जिसके द्वारा स्त्री पुरुष की पृथक पहचान होती और सामाजिक प्रतिष्ठा तो हम लोग देख रहे हैं श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार पुरुषोत्तव का आशय स्त्री एवं पुरुष के मध्य पाए जाने वाले शारीरिक बनावट, कार्य, गुण एवं विशेषताओं के आधार पर होता है, जिसके द्वारा स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष की पृथक पहचान होती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी होती है। आप देखते हो एस के दुबे ने भी शारीरिक बनावट, कार्य, गुण एवं विशेषताओं का वर्णन किया है और श्रीमती आर के शर्मा ने भी इन चीज़ों को, ये क्या है, दोनों जो डेफिनेशन दी गई हैं उनमें ये सारी चीज़ें एक दूसरों को समान बताई गई। एक स्त्री और पुरुष में शारीरिक चीज़ें अलग अलग होते हैं, शारीरिक बनावट भी अलग अलग होती है, कार्य भी उनके अलग अलग होते हैं, गुण भी एक जेंट्स और लेडीज में दोनों में अलग अलग पाए जाते हैं। उनकी जो कार्य करने की जो क्षमता विशेषताएं होती हैं वो, इसके साथ उन दोनों की अलग अलग पहचान हो, उसके साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी, एक स्त्री और पुरुष दोनों की अपनी अपनी सामाजिक में प्रतिष्ठा होती है। एक पुरुष अपने जेंट्स वर्ग में अपनी कितनी प्रतिष्ठा रखता है, अपनी कितनी योग्यता रखता है, जबकि एक स्त्री भी अपनी कितनी
प्रतिष्ठा एवं कितनी योग्यता रखती है। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। ये पुरुषत्व की परिभाषा हम होते हैं और अब पुरुषत्व के भी दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक पक्ष और एक नकारात्मक पक्ष। तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे पुरुषत्व का सकारात्मक पक्ष। तो आप लोग देखते हो कि एक पुरुषत्व जो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है उतनी एक लेडीज या जेंट एक लेडीज में नहीं हो सकती। तो बहुत सारे सकारात्मक पक्ष में बहुत सारे पॉइंट हैं, उनके ऊपर अपन प्रत्येक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है योग्यता के अनुरूप दायित्व है। योग्यता के अनुरूप दायित्व। तो पुरुषत्व का जो सकारात्मक पक्ष है उसमें सबसे पहले आता है योग्यता। एक जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, उसमें कितनी योग्यता है, वो उसमें जितनी योग्यता होगी उसके अनुरूप अपने योग्यताओं को का जो जिम्मा होता है, जिम्मेदारी या दायित्व होता है, उसको निर्वहन करे। ये नहीं है कि एक उसमें अपनी योग्यता नहीं है, उससे ज़्यादा वो कार्य करने की क्षमता को अपनी योग्यता से भी आ सकता है। जब कार्य करने की क्षमता को लेगा तो उसका वो दायित्व निर्वहन नहीं होंगे। उसके अनुरूप जितने अपन में योग्यता है उसके अनुरूप उसके समानांतर अपन अपने दायित्व लें। ये नहीं है कि जैसे कि एक शिक्षा के क्षेत्र में अपन बात करते हैं तो एक टीचर अपना दायित्व लेता है, उदाहरण के लिए, तो कि उसमें जितनी क्षमता है उससे वो 10th क्लास तक पढ़ा सकता है। तो उतनी क्षमता का दायित्व ले कि मैं 10th क्लास तक पढ़ा सकता हूँ, 10वीं कक्षा तक पढ़ता हूँ। न केवल वो 12वीं कक्षा तक भी अपने दायित्व ले, जबकि उसको जो सही अनुरूपित अपने मानने में दायित्व लेने चाहिए तो 10th में लेना चाहिए। और जब वो अपनी योग्यता के अनुरूप बाहर जा रहा है तो जो 12वीं क्लास तक या 12th क्लास तक पढ़ा रहा है तो उसकी वो योग्यता के बाहर जा रहा है, कि उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है अपना धर्म के अनुरूप दायित्व। तो हम लोग देखते हैं कि अपने घर या फैमिली में कोई भी एक व्यक्ति होगा जो अपना जो धर्म है उसके अनुरूपित कार्य करेगा, तो अपन सारी जिम्मेदारी धर्म के प्रति उसी को सौंप देते हैं कि आप लोग जो करोगे वो अच्छा है। ऐसा जबकि हमें धार्मिक व्यवस्था और धार्मिक कार्यक्रमों के बारे में कुछ ज्ञान हो तो अपन उस धर्म का जो दायित्व है उसको निर्वहन लें या उसकी जिम्मेदारी लें। जब अपन को धर्म एवं धार्मिक कार्यों के प्रति कोई जानकारी नहीं है, इस चीज़ से अपन उसका निर्वहन नहीं कर सकते, तो उस प्रकार का अनुरूप दायित्व हमें नहीं लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है सांस्कृतिक व्यवस्था के
अनुरूप दायित्व, सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप दायित्व। आप देखते हो कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था अपन जितने अच्छे प्रकार से कर सकते हो उतना अपना जो दायित्व है उसका अपन अपनी जो योग्यता अपन जिस चीज़ के प्रति ले रहे हैं, जिस कौशल जिस कार्य के प्रति, तो अपन उसको कह सकते हैं कि हमें ये कार्य करने की इतनी तक शक्ति क्षमता है, अपनी क्षमता का व्यवस्थित कर सकता है। ऐसा नहीं हो कि जबकि एक स्त्री और एक पुरुष दोनों समान रूप से एक सांस्कृतिक व्यवस्था में पूर्ण रूप से अपनी व्यवस्था का जुम्मा नहीं ले सकते। अपनी जो सांस्कृतिक व्यवस्था है उसको अच्छे से उसके प्रति जो स्त्री अच्छा कर सकती है सांस्कृतिक व्यवस्था, तो स्त्री उस कार्य को कर सकते हैं, जबकि एक जेंट्स जितना अच्छा कर सकता है वो उतना उसकी अपनी योग्यता के अनुरूप ले सकता है। परिवार के प्रति समर्पण, आप देखते हो पुरुषत्वों में जबकि कोई भी आदमी या जेंट्स होता है उसका ये नहीं होना चाहिए कि स्वयं का जो कार्य है उसके प्रति उसका समर्पण नहीं होना चाहिए, स्वयं के जो बच्चे बालक बालिका है या उनके स्वयं की फैमिली तक ही सीमित उसका समर्पण नहीं रहना चाहिए। जो भी उसका समर्पण है जो पूरे परिवार तक रहना चाहिए, चाहे परिवार छोटा हो या चाहे बड़ा, तो दोनों प्रकार से जो भी परिवार हो, चाहे एकल हो या चाहे संयुक्त हो, तो आप देखते हो उसमें जब अपन पूरे परिवार के प्रति किसी चीज़ का समर्पण करेंगे तो वो चीज़ अच्छे से डेवलपमेंट करेंगे। और तब अपन लोग जब हम लोग एक ही कार्य के प्रति उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे केवल अपने तक ही सीमित, तो वो चीज़ पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सकती। 1 मिनट बचेगा। तो जो और आगे अपन अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसके 4 ही पॉइंट हुए हैं 10 पॉइंटों में से, तो बाकी 6 पॉइंट हैं आने वाली वीडियो में अपन हम लोग इस चीज़ का अध्ययन करेंगे और उसके साथ ही और जो आगे जो चीज़ें आएंगी उनका वर्णन विस्तार से करेंगे। थैंक यू सभी छात्रों को।